नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 5 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में कुल 23 शिफ्टों में ऑनलाइन मोड में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 15वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप सभी शिफ्टों के पेपर के साथ साथ सीटेट 2022 के लिए सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा रीजन दिया गया है और दोनों को पढ़ करके आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट की बात करें, दिया गया है बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरीके से उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये स्टेटमेंट है और जो कारण दिया गया है, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले के वीडियोस में मैं पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि ही, एकमात्र, एक ही, केवल, यही, ये सभी हमेशा निगेटिव होते हैं। तो अगर आपको ही दिख गया तो आगे आपको विचार करना ही नहीं है, ये हमेशा निगेटिव होगा, उत्तर गलत हो गया। स्टेटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरीके से कहने का मतलब कि पूरी तरीके से उसी पर डिपेंडेंट है और कोई, यानी केवल के सेंस में आप इसको ले सकते हैं, या फिर एकमात्र आनुवांशिक पर ही डिपेंड करने की बात कर रहा है। तो यानी कि पूरी तरीके से एकमात्र, एक ही, केवल, ये सभी हमेशा निगेटिव होते हैं, तो ये भी हमारा सही नहीं होगा, यानी गलत हो जाएगा। देखिए इस स्टेटमेंट को मैं समझा देता हूँ। आपको कहा जा रहा है कि शारीरिक विकास में जो देरी हो रही है बच्चों की, वह पूरी तरीके से आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसा नहीं है। देखिए बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है वो काफ़ी हद तक वातावरण पर भी निर्भर करता है। देखिए आनुवांशिक भी होता है और वातावरण भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि नेपाल के जो लोग होते हैं वो हाइट में कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की प्रकृति ऐसी है, वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो नाइजीरिया के लोग होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, अमेरिका के लोग भी काफ़ी लंबे होते हैं। तो क्यों? वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है, यानी कि आपकी आनुवांशिकता के साथ साथ आपका इन्वायरमेंट भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। और दोनों ऑप्शंस में क्या बोले जा रहे थे, दोनों जो एक स्टेटमेंट और जो रीजन है उसमें यही बात बोली जा रही थी कि आनुवांशिकता ही सर्वोपरि है, आनुवांशिकता ही केवल रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसा नहीं होता है, आनुवांशिकता के साथ साथ वातावरण भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इस वजह से दोनों जो हैं स्टेटमेंट और रीजन दोनों गलत हैं। ठीक है, अब चलिए विकल्प में चलते हैं। विकल्प नंबर 4 देखिए, ए और आर दोनों गलत है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। देखिए दो प्रकार के कौशल होते हैं, पहला सूक्ष्म जो कि प्रश्न में पूछा गया और दूसरा होता है स्थूल। जब भी किसी गतिविधि को करने के लिए या फिर कार्य को करने के लिए आपके ज़्यादा शरीर के पार्ट्स अगर एक्टिव हैं, ज़्यादा सक्रिय हैं, ज़्यादा पार्ट्स अगर सक्रिय हैं तो वो स्थूल होगा, और अगर बहुत कम पार्ट सक्रिय हो रहे हैं तो ये सूक्ष्म होगा। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म कौशल कौन सा है। तो जिसमें हमारे शरीर के पार्ट्स कम मूवमेंट कर रहे हो, कम सक्रिय हो, वही हमारा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। चौथा विकल्प दिया गया है कूदना। तो कूदना जो है वो स्थूल कौशल का उदाहरण है, क्योंकि जब आप कूद रहे होते हैं तो आपके पैर तो एक्टिव हैं ही, साथ ही साथ आप बैलेंस करने के लिए आपके दोनों हाथ भी उसी प्रकार से गतिविधि कर रहे होते हैं और पूरा शरीर आपका मूवमेंट हो रहा होता है। तो ये हमारा स्थूल का उदाहरण है, ना कि सूक्ष्म का। पहला विकल्प देखिए दिया गया है दौड़ना। तो दौड़ने में भी आपकी पूरी बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो गतिशील हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चलने की बात करें तो इसमें भी पूरा बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, घसीट कर लिखना। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैं घसीट कर कुछ भी लिख रहा हूँ तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो हथेली है वो एक्टिव है और कुछ उंगलियां एक्टिव हैं, बाकी का पूरा बॉडी मेरे मूवमेंट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉडी का मूवमेंट है, बॉडी के पार्ट्स का मूवमेंट है वो सबसे कम हो रहा है, और जिसमें सबसे कम मूवमेंट होता है वही हमारा सूक्ष्म कौशल होता है। ठीक है, तो और सब जितना विकल्प है उसमें बॉडी के पार्ट्स का मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, वो ज़्यादा बॉडी के पार्ट्स सक्रिय हैं, लेकिन इसमें बॉडी के पार्ट्स कम सक्रिय हैं। इस वजह से घसीट कर लिखना ही सूक्ष्म कौशल का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा बच्चा
मध्य बाल्यावस्था में होगा। यानी कि जो चारों विकल्प में कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं और आपको इन प्रॉपर्टीज को देख करके समझ करके बताना है कि कौन सा प्रॉपर्टी मध्य बाल्यावस्था में जनरेट होता है। तो चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे मिसप्रिंट किए गए थे सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जब पेपर को प्रिंट किया गया था। हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारे डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे चौथे ही विकल्प को देख लीजिए, कहा जा रहा है कि एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि पेंसिल पकड़ना, ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। तो देखिए पेंसिल पकड़ना स्थूल कौशल नहीं है बल्कि सूक्ष्म कौशल है। इसके पहले वाले प्रश्न में आपने देखा होगा कि पेंसिल पकड़ना, लिखना, ये सभी क्या है, सूक्ष्म कौशल है, और कूदना, दौड़ना, ये सभी स्थूल कौशल होते हैं। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए पेंसिल पकड़ना और ये सभी चीज़ें बालक कब सीखता है, जब बालक की आयु 3 वर्ष होती है तो वो प्लेवे में जा रहा होता है। 3 से 6 साल वो प्लेवे में जा रहा होता है और 6 साल से वो प्राथमिक की शिक्षा प्रारंभ होती है। यानी कि बच्चा यहाँ पर 3 से 6 साल के बीच में का है जब वो पेंसिल पकड़ना सीख रहा है। तो ये मध्य बाल्यावस्था का अवस्था नहीं है, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है। तीसरा देखिए, एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोग की योजना बना सकता है। तो बच्चे में तर्क करने और हाइपोथेसिस एक तरीके से जो परिकल्पना होती है वो जनरेट हो चुकी है। वो बच्चा इतना सक्षम हो चुका है कि वो परिकल्पना कर सकता है। तो ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पर बच्चा पहुंच चुका है ना। तो ये मध्य बाल्यावस्था का प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। काल्पनिक खेल बच्चे कब खेलते हैं, जब बच्चे की आयु लगभग 4 से 6-7 साल की होती है, और 4 से 6-7 साल की, या फिर यूँ कह लें कि 3 से 6-7 साल की। तो आप देखेंगे कि बच्चे घर में जैसे 2 भाई बहन हैं तो अपने में ही खेल रहे होते हैं। कोई पापा बनेगा, कोई ऑफिस से आ रहा होता है, कोई क्या होता है कि मम्मी का रोल करेगा, या फिर उनके पास गुड़िया होते हैं तो उनको ये लगता है कि जिस प्रकार से मम्मी पापा मुझे ट्रीट कर रहे हैं वो अपने गुड़िया को उसी प्रकार से ट्रीट कर रहे होते हैं, मतलब कि नहलाना, खाना खिलाना, ये सभी चीज़ें। तो ये काल्पनिक खेल है। तो ये मध्य बाल्यावस्था का प्रॉपर्टी नहीं है, उससे पहले यानी पूर्व बाल्यावस्था में ये सभी चीज़ें होती हैं। इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, ये विकल्प मध्य बाल्यावस्था का प्रॉपर्टी है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो बात की गई है यहाँ पर फिल्म और विज्ञापन की। तो ये क्या है, फिल्म और विज्ञापन क्या है, मीडिया है। तो पहले वाले में आप मीडिया भर देंगे, और ये समाजीकरण का कौन सा एक तरीके से, तो ये द्वितीयक समाजीकरण का उदाहरण है। तो इसमें क्या हो जाएगा, द्वितीयक फिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 मीडिया और द्वितीयक इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक समझ आती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के हिसाब से आपको उत्तर देना है। पहला दिया गया है अमूर्त सोच की क्षमता, ये तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, यानी कि दूसरे के मानसिकता को पढ़ने की बात की जा रही है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं आता है। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता, यानी कि एक तरीके से नियम के बारे में सोचना। ठीक है, तो ये हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं आएगा, यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कहने का मतलब कि जैसे देखिए बच्चा, जैसे कि आप बोलेंगे कि पानी लेकर के आओ, जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहेगा तो उस समय क्या होगा कि बच्चा पानी लेने आगे तो बढ़ा, लेकिन अगर बीच में उसे कोई और चीज़ दिख गई जो कि उसका ध्यान आकर्षित कर रही है तो वो उस तरफ चला जाएगा। जैसे कि आप बच्चा कोई काम करने आगे जा रहा है लेकिन बीच में कोई 2 बच्चे खेल रहे हैं तो वो उसमें बिजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एक तरीके से जो आगे लक्ष्य था उसका ध्यान भंग होकर के और बीच में जो लक्ष्य आ जा रहा है उसी पर वो सेंटर्ड हो जाता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार इसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का क्या और क्या होना बहुत जरूरी है। तो शिक्षक का गतिशील होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो शिक्षक गतिशील होगा तो उसी को देख करके बच्चे भी गतिशील होंगे, यानी कि एक्टिव होंगे, सक्रिय होंगे। गतिशील का मतलब सक्रिय के सेंस में है। और साथ ही साथ शिक्षक लचीला होना चाहिए। कैसे? आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं तो टीचर इस प्रकार से एक ही गतिविधि के माध्यम से सभी बच्चों को ना पढ़ाए, बल्कि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार, जैसे कि मान लीजिए कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, तो उसकी आवश्यकता क्या है उसके अनुसार अपने जो
पढ़ाने की जो विधि है उसमें बदलाव कर सके। बदलाव कब कर पाएगा? जब उस विधि में लचीलापन होगा, उस टीचर में लचीलापन होगा। ठीक है, तो यही टीचर की प्रॉपर्टी होती है कि टीचर सक्रिय यानी गतिशील होना चाहिए और लचीला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है लेव वाइगोत्स्की के विचार में। तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के द्वारा संज्ञान यानी कि विचार और भाषा को लेकर के अलग अलग मत दिए गए हैं। जहां जीन पियाजे ये मानते थे कि पहले विचार होता है तब भाषा जनरेट होती है, वहीं लेव वाइगोत्स्की ये मानते थे कि पहले भाषा होती है तब संज्ञान जनरेट होता है। दोनों का एक एक उदाहरण दूंगा और दोनों आपको क्लियर हो जाएगा। पहले बात करेंगे जीन पियाजे के बारे में। तो जीन पियाजे ये मानते थे कि पहले विचार आता है तब भाषा जनरेट होती है। जैसे कि एक उदाहरण मैं लिखूं कि वह जानवर है, ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैंने लिखा वह जानवर है, तो यहां पर जानवर शब्द का अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है, ये पूरा एक भाषा हो गया। वह जानवर है, ये क्या है? ये भाषा हो गया। ठीक है, अब इस भाषा को समझने के लिए जो बोला गया है, जिसके द्वारा ये भाषा बोला गया है, उसके विचार को जानना जरूरी है। जैसे कि वह जानवर है, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि वाकई में कोई जानवर की बात की जा रही हो, कुत्ते की बात की जा रही हो, या फिर ये हो सकता है कि कोई मनुष्य हो जो कि जानवर की तरफ व्यवहार कर रहा हो और बहुत निर्दयी हो, तो उसके लिए भी हम लोग जानवर वर्ड यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पर जानवर का मतलब मनुष्य भी हो सकता है। तो अब इस भाषा का अर्थ निकालने के लिए सबसे पहले जो इस भाषा को बोला होगा, जिसने इस वाक्य को बोला होगा, उसके विचार को जानना जरूरी है कि वह कुत्ते के सेंस में बोला है या फिर मनुष्य के सेंस में बोला है। इसीलिए जीन पियाजे ये मानते थे कि पहले विचार आता है तब भाषा होती है। जैसे देखिए, जानवर का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, यानी कि इस भाषा का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, इस भाषा का मीनिंग बताने के लिए सबसे पहले हमें जानवर का किस सेंस में यूज किया गया, किस विचार के तहत यूज किया गया है, तो ये वो जो यूज करने वाला बंदा है वही बता पाएगा कि इसे कुत्ते के सेंस में यूज किया गया है या फिर मनुष्य के सेंस में यूज किया गया है। तो कुत्ता या फिर मनुष्य क्या है? वो उसका विचार हो गया, और वह जानवर है, ये इसकी भाषा है। यानी कि पहले विचार जनरेट लिया, विचार पहले जन्म लिया कि कुत्ता या फिर मनुष्य के सेंस में बोलना है, और उसके बाद भाषा स्पष्ट होती है कि क्या कुछ एक्चुअली कहा जा रहा है। तो ये जीन पियाजे मानते थे कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। लेकिन प्रश्न में आपसे लेव वाइगोत्स्की की बात की गई है। लेव वाइगोत्स्की ये मानते थे कि पहले भाषा आती है तब विचार आता है। कैसे? इसको समझिए। मान लीजिए 2 साल का एक बालक है, वो 2 साल का बालक है और वो रो रहा है। उसका अभी भाषा वो बोलने में सक्षम नहीं है, लेकिन रोना ही उसका एक तरीके से भाषा है। तो उसके रोने के बाद उसकी जो माता होंगी वो समझ जाएंगी कि बच्चे को भूख लगा है, इस वजह से वो रो रहा है। यानी कि क्या है, यहाँ पर रोना उसका भाषा है, और भाषा के बाद विचार जन्म लिया, उसकी माता में संज्ञान हुआ कि बच्चे को भूख लगी होगी इसलिए बच्चा रो रहा है। तो यहाँ पर पहले भाषा आया, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास सुगम बना। यानी कि बच्चा पहले रोया, रोना क्या था? बच्चे का भाषा था। तो भाषा को देख करके, भाषा को सुन करके उसकी माता समझी, यानी कि उनको संज्ञान हुआ कि बच्चे को भूख लगी होगी इसलिए बच्चा रो रहा है। तो लेव वाइगोत्स्की ये मानते थे कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर यही प्रश्न जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया रहता तो यहां पर ऐसे हो जाता कि पहले विचार यानी कि संज्ञानात्मक विकास जो होगी वो भाषा को सुगम बनाती है। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा जीन पियाजे में। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? तो ध्यान से समझिएगा, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया गया था। तो जिन जिन भी ऑप्शंस में आपको सामाजिक सांस्कृतिक दिख जाए वहीं आपका विकल्प सही होगा। तो पहले में देखिए सांस्कृतिक यूज किया गया तो ये हमारा सही होगा। दूसरे में देखिए सामाजिक वर्ड यूज किया गया तो ये भी हमारा बिल्कुल सही होगा। बाकी के जो हैं संतुलन, ये जीन पियाजे का शब्द है। और पुरस्कार के बारे में लेव वाइगोत्स्की के द्वारा बात नहीं की गई थी तो ये विकल्प हमारा गलत हो गया, यानी कि केवल पहला और दूसरा विकल्प सही है। अब दिए गए ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम। तो बाल केंद्रित कक्षा का मतलब क्या होता है कि बालक केंद्र में है यहाँ पर। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर देना है। पहला दिया गया है उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है। ठीक है, और दूसरा दिया गया है पुरस्कार और दंड पर निर्भर होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बालक केंद्र में है, वो अपने ज्ञान की रचना खुद खोज करके कर रहा होता है। तो यहाँ पर पुरस्कार और दंड की बात नहीं है, क्योंकि बालक खुद अपने आप से रुचि ले रहा है और खुद कार्यों को, गतिविधि को कर रहा है और अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है। तो पुरस्कार और दंड पर यह निर्भर नहीं है, बच्चे में खुद से इंटरनल मोटिवेशन है। तो ये विकल्प हमारा गलत हो गया। तीसरा देखिए शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होता है। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि बाल केंद्रित का मतलब ये जरूर होता है कि बालक केंद्र में है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टीचर वहां पर
कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मान लीजिए अगर आप केवल यही माने कि बालक अपने ज्ञान की रचना स्वयं करेगा तो फिर तो स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बच्चे को घर पर भी बच्चा खोज करके सीख रहा होता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितना इंपॉर्टेंस बच्चे का है उतना ही इंपॉर्टेंस टीचर का भी है, क्योंकि किसी के कम से कम किसी के निर्देशन में ही तो बच्चा सीखेगा। कुछ कर रहा होगा, कुछ खोज कर रहा होगा तो किसी के निर्देशन में ही तो खोज कर रहा होगा। यानी ये वाला विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, पूरी तरीके से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय होती है। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि छात्र इसमें सक्रिय रहते हैं, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जा रही है। तो ये तो गलत हो गया। पहले की बात करें, उद्दीपन प्रक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए कोई एक पहले उद्दीपन होगा और उसके बाद से बच्चे उसके हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहे होंगे, यानी कि एक तरीके से बाहरी किसी अभिप्रेरणा की बात की जा रही है। यह विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि बच्चे इंटरनली खुद से मोटिवेट होते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में गतिविधि करके अपने ज्ञान की रचना करने के लिए। तो यह विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादे की अपेक्षा करते हैं, दूसरों के इरादों की अपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि दूसरे की जो इच्छा है उसकी बच्चे अवहेलना कर रहे हैं, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। जो दूसरे का कहना है उसको नहीं माना, सीधे तौर पर आप समझ लीजिए। और भय की वजह से, डर की वजह से, नकारात्मक परिणाम की वजह से, इस डर की वजह से वो फिर उसमें नैतिकता आती है। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किसमें होता है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। एक उदाहरण मैं देता हूं, आपको पूरा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल एक ही उम्र के। तो मान लीजिए आपने 10 टॉफी लेकर आए और एक बच्चे को दे दिया, और अगर आप बोले कि दूसरे बच्चे को भी, यानी दूसरे भाई को भी, अपने भाई को 5 टॉफी दे दो और 5 टॉफी तुम ले लो, वो बच्चा देगा नहीं। उसे ये लगता है कि सारी टॉफी उसके लिए ही है। तो ये क्या है? ये बच्चे का एक तरीके से अभी उसमें नैतिकता नहीं है, वो आज्ञा पालन नहीं कर रहा है। लेकिन जब 2-3 बार आप बोलेंगे और डांट करके बोलेंगे, तब उसे अचानक से एहसास होगा कि अगर अब मैं टॉफी नहीं दिया तो मेरी पिटाई हो सकती है। तो ये क्या है? भय था नकारात्मक परिणाम का। नकारात्मक परिणाम क्या होगा कि मेरी पिटाई हो सकती है। इसके डर की वजह से उसमें नैतिकता जनरेट होती है और वो 5 टॉफी निकाल करके अपने भाई को दे देता है। यानी कि यहां पर देखिए सजा भी है और आज्ञाकारिता भी है, यानी आज्ञा पालन भी है। तो आज्ञा पालन कैसे हुआ? आज्ञा पालन कहने का मतलब कि नैतिकता बच्चे में कैसे आई? नैतिकता डर की वजह से आई। किसके डर की वजह से? सजा की डर की वजह से, कि अगर मैं टॉफी नहीं दूंगा तो पापा मेरी पिटाई कर देंगे। तो यहां पर डर की वजह से बच्चे आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर होते हैं, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि उसमें नैतिकता आती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता किस बुद्धि की विशेषता है? तो ये भाषाई बुद्धि की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हिंदी वाले प्रश्न में बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट था, जिसकी वजह से ये प्रश्न का पूरा सेंस ही बदल गया है। इस वजह से हम लोग अंग्रेजी वाले प्रश्न की मदद लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा उदाहरण आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? यहाँ पर मतभेद नहीं होगा, बल्कि इंडिविजुअल डिफरेंसेज के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया था। मैं अंग्रेजी वाला प्रश्न आपको दिखाता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर आउट हो पाए। आप देखिए स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन द क्लास? यानी कि ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता को हैंडल करने के लिए सही स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है, तो पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है, रिफ्लेक्ट्स ऑन वंस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि किसी के वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में कहा जा रहा है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। सभी बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। किसी का उच्चारण अच्छा हो सकता है, किसी का उच्चारण अच्छा नहीं हो सकता है, या फिर वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इसी प्रकार से सभी व्यक्ति एक दूसरे से इंडिविजुअल डिफरेंसेज रखते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। क्योंकि प्रश्न हमें निगेटिव सेंस में पूछा गया था, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्ट डिफरेंसेज। देखिए, एनसीएफ 2005 जो एक बहुभाषिकता है उसको संसाधन के तौर पर देखता है। बहुभाषिकता का मतलब क्या है? सबकी मातृभाषा अलग है। ये भी तो इंडिविजुअल डिफरेंसेज में ही आता है कि सभी बालक एक दूसरे से यूनिक है, सभी बालक की भाषाई क्षमता अलग है और अन्य पैमाने पर भी
उनकी क्षमता अलग हो सकती है, यानी सभी बच्चे एक दूसरे से इंडिविजुअली डिफरेंट हैं, ठीक है। तो उनके इस डिफरेंट का, उनके इस अलग होने का सम्मान करना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा देखिए, यूज डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, ये बात तो बिल्कुल सही है। जितने ज़्यादा बच्चे हैं सभी इंडिविजुअल अपने आप में है, तो सबकी ज़रूरतें अलग होगी। समावेशी कक्षा की बात करते हैं तो उसमें कोई श्रवण बाधित बालक होगा, कोई दृष्टि बाधित बालक होगा, तो दोनों की आवश्यकता अलग है। जो दृष्टि बाधित बालक है उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता है, और जो श्रवण बाधित है उसके लिए विजुअल इफेक्ट्स की आवश्यकता हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स की आवश्यकता होती है जिसे देख करके बच्चा समझ पाए, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि यूज डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, यानी कि शिक्षण के अन्य अलग अलग स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, आइडेंटिफाई डेफिसिट्स इन स्टूडेंट्स एंड करेक्ट देम, यानी कि ये कहा जा रहा है कि बच्चों में कमियों को पहचानना और उसे सुधारने की बात की जा रही है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस को कैटर करने का एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केवल कमियों को पहचान करके उसको दूर करने की बात की जा रही है, ये बहुत ज़्यादा संकुचित है। जबकि इंडिविजुअल जो डिफरेंसेज है वो अपने आप में एक ब्रॉड सेंस है, अलग अलग पैमाने पर बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं, और यहाँ पर केवल उनको कहा जा रहा है कि पहचानिए उसकी कमियों को और उसको दूर करिए, ठीक है। तो ये थोड़ा संकुचित था, इस वजह से यही निगेटिव है, और निगेटिव होने की वजह से यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा? लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते हैं, यह क्या दर्शाता है? तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। जिस प्रकार से जब से वो जन्म लिया होगा बच्चा जो राहुल है, उसको अपने समाज में ये सुनने को मिलता होगा कि लड़के बैट बॉल खेलते हैं और लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं। तो ये क्या है? ये समाज के द्वारा उस पर थोपे गए अपने विचार हैं, इसी को तो रूढ़िवादिता कहते हैं। और इसी चूंकि ये लड़के और लड़कियों में भेदभाव है, इसलिए जेंडर रूढ़िवादिता इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह। तो पहले दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। सीखने का आकलन कहने का मतलब कि अधिगम यानी जो सीखना है, प्रोसेस है, वो बच्चे का कंप्लीट हो चुका है। सत्र के अंत में जो फाइनल परीक्षा होती है वो सीखने का आकलन होता है कि साल भर के सत्र के दौरान आपने क्या कुछ सीखा है, अब उसका फाइनल परीक्षा होने जा रहा है। लेकिन सीखने के लिए आकलन की अगर बात करें तो अभी आपका अधिगम नहीं हुआ है। कक्षा में सत्र के बीच में जो संप्रत्यय, जो कॉन्सेप्ट, जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, उसमें आपको पर्टिकुलर किस जगह पर क्या दिक्कत आ रही है उसको पहचानने के लिए जो आकलन किया जाता है उसे सीखने के लिए आकलन कहा जाता है। यानी कि अधिगम के दौरान अधिगम में आ रही समस्याओं को पहचानने के लिए सीखने के लिए आकलन किया जाता है, ठीक है। अब इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दें। देखिए, तुलना कभी करना ही नहीं चाहिए, ये हमेशा निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव है? देखिए, बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेज रखते हैं। जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने देखा कि समावेशी कक्षा में बच्चे हो सकता है कि कोई श्रवण बाधित हो, कोई दृष्टि बाधित हो, तो और कोई नॉर्मल बच्चा है, कोई बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कोई नॉर्मल बच्चा है। तो जब एक साथ आप सभी बच्चों की तुलना करेंगे तो ये संभव ही नहीं है कि एक पैमाने पर सबकी तुलना की जाए। कहने का मतलब कि सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेज होने की वजह से सबकी डिमांड अलग है, सबकी ज़रूरतें अलग है। कोई ब्रेल लिपि के माध्यम से परीक्षा दे सकता है, कोई विजुअल इफेक्ट्स के माध्यम से परीक्षा दे सकता है, कोई मौखिक तौर पर दे सकता है, कोई लिखित तौर पर नहीं दे सकता। ये सब कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेज की वजह से हो रही है। तो सबको एक पैमाने पर तौला नहीं जा सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर आप सबको एक पैमाने पर तौलेंगे तो जो प्रतिभाशाली बालक है उसको तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बहुत कमजोर बालक है, निश्चित तौर पर जब पूरे कक्षा में उसकी तुलना की जाएगी प्रतिभाशाली बालक से, तो वो और हीन भावना का शिकार हो जाएगा। एक तो बच्चा पहले से नहीं सीखने के लिए इच्छुक है, सीख नहीं पा रहा है, और जब आप तुलना करेंगे तो उसमें हीन भावना आ जाएगी। इस वजह से तुलना नहीं करना चाहिए। निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षक को करें। सीधे निर्देश कहने का मतलब कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने की बात की जा रही है। आज हम लोग एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करते हैं, जिसमें दोनों अन्वेषण और खोज पर जोर देने की बात की गई है। यानी बच्चा अपने ज्ञान की रचना करने के लिए खुद अन्वेषण में क्रियाशील होकर के सक्रिय तौर पर भाग लेता है, और यहाँ पर टीचर के द्वारा निर्देश देने की बात की जा रही है। ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें। ये विकल्प अगर आपको केवल दिख गया तो आगे विचार ही नहीं करना है, ये हमेशा निगेटिव ही होगा, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, कहा जा रहा है कि शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए। तो
संज्ञानात्मक के अलावा ब्लूम ने 3 पक्ष बताए हुए हैं, ठीक है। तो संज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ अन्य क्षमताओं पर भी ध्यान देने की बात होनी चाहिए, ठीक है। तो ये संकुचित था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। और वैसे भी अगर केवल दिख गया तो आपको विचार करना ही नहीं था, पहला विकल्प ऐसे ही गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2, देखिए शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। दैनिक प्रक्रिया कहने का मतलब कि बच्चा जो कुछ भी रोज गतिविधि कर रहा है, कक्षा में कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, तो दैनिक प्रक्रिया में उसका मूल्यांकन होना चाहिए। जैसे कि यही कहा जा रहा था कि सीखने के लिए मूल्यांकन क्या है, एक कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ाया गया और एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद से बच्चे का मूल्यांकन कर लीजिए कि क्या उसको कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो यही दैनिक प्रक्रिया में आकलन है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव था और यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। समालोचनात्मक सोच को अंग्रेजी में क्रिटिकल थिंकिंग बोला जाता है। यानी कि ये बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा प्रश्न है चारों विकल्पों में जिससे बच्चे सोचने के लिए मजबूर होंगे। देखिए 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भारत की राजधानी क्या है, तो सभी अभ्यर्थी इसका कॉमन जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि उत्तर एक ही होगा, चाहे किसी भी देश के किसी भी कोने से किसी भी अभ्यर्थी से प्रश्न पूछ लीजिए। लेकिन अगर मैं यहीं आपसे बोलूं कि देश में गरीबी को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो इंडिविजुअली सबका उत्तर जो होगा वो यूनिक होगा, सबका उत्तर अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि यहां पर क्रिटिकल थिंकिंग करने की बात आ रही है। बच्चा अपने स्तर पर सोच करके जवाब देगा कि आखिर क्या क्या कारण है गरीबी के और उसको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक ही उत्तर नहीं आएगा, इसके बहुत सारे उत्तर आएंगे। तो वो वाला प्रश्न जिसमें बच्चे को सोचने पर मजबूर करे और साथ ही साथ उसके अलग अलग उत्तर आने की संभावना रहे, वो समालोचनात्मक सोच वाला प्रश्न होता है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला दिया गया वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये तो कंफर्म है ना कि किसी पर्टिकुलर एक वर्ष में ही तो पारित किया गया होगा। तो किसी भी देश के किसी भी कोने से आप पूछे तो एक ही जवाब मिलेगा। तो ये इसमें बच्चे को कुछ सोचना ही नहीं है, ये रटने वाला प्रश्न है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत की राजधानी क्या है, तो वहां पर बच्चे को कुछ सोचना ही नहीं है, बच्चा रटा हुआ है बचपन से, उसी के हिसाब से वो जवाब दे रहा होगा, ठीक है। तो इसमें सोच विचार नहीं है, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। इसमें भी नहीं सोचना है, बच्चा प्रमेय पढ़ा होगा 6-7 में रहा होगा तभी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये फिक्स है, आप कहीं भी किसी भी अभ्यर्थी से पूछेंगे तो उसका एक ही उत्तर आएगा 180 अंश। तो इसमें भी बच्चों को कोई सोच विचार नहीं करना है, उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो ये भी फिक्स है, वायुमंडल की जो परतें होती हैं, ऐसा थोड़ी है कि अलग बच्चा अलग जवाब देगा, ये फिक्स है, रटी रटाई चीजें हैं, इस वजह से ये भी हमारा जवाब नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार करिए। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए बच्चे को कुछ ना कुछ क्रिटिकल थिंकिंग करनी होगी। जब एक रूपरेखा तैयार करेगा प्रयोग करने के लिए, तो जाहिर सी बात है प्रत्येक बालक जो होगा वो अलग अलग बीज ले सकता है। कोई चने का बीज लेगा, कोई मूंग का बीज लेगा, ये प्रकार से मतलब कोई चना लेगा, कोई मूंग लेगा, कोई मटर लेगा। इस प्रकार से सब कुछ इंडिविजुअल लेवल पर अलग अलग तरीके से अपने स्तर पर बच्चे सोच रहे होंगे और इसमें समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 पॉजिटिव था और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक समावेशी व्यवस्था में किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। तो जरूरतें किसकी हैं? देखिए बच्चा इंडिविजुअली एक दूसरे से डिफरेंट है, तो जरूरतें बच्चों की हैं। मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित बालक है तो उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता है, कोई श्रवण बाधित है तो उसके लिए विजुअल इफेक्ट्स की आवश्यकता है। तो ये आवश्यकता किसकी हो रही है? आवश्यकता बच्चों की है। इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। पहले विकल्प की बात करें तो कहा जा रहा है कि स्कूल की जरूरतों के अनुसार। स्कूल को जरूरत नहीं है, बच्चों को जरूरत है इंडिविजुअल डिफरेंस होने की वजह से, तो ये हमारा गलत हो गया। तीसरा देखिए, स्कूल की जरूरतों के अनुसार, ये भी विचार करना ही नहीं है, ये भी गलत हो गया। चौथा देखिए, शिक्षक की जरूरतों के अनुसार। शिक्षक की जरूरत नहीं है, बच्चों की जरूरत है, ठीक है, समावेशी कक्षा में। तो ये हमारा विकल्प गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, छात्र की जरूरतों के अनुसार और स्कूल को व्यवस्था करना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, यही हमारा उत्तर होगा। जैसे कि देख लीजिए कोई दिव्यांग बालक है तो उसके लिए जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जैसे बिल्डिंग होगी या फिर सीढ़ियाँ होंगी, तो कोई दिव्यांग बालक है तो जाहिर सी बात है व्हील चेयर चढ़ाने के लिए वो स्लोप वाली सीढ़ी होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, कोई देख नहीं सकता तो उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता होनी चाहिए। कोई सुन नहीं सकता तो भले वो सुन नहीं पा रहा है, लेकिन अगर आप प्रोजेक्टर पर दिखाएंगे तो वो चीज़ों को देख करके समझ पाएगा। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेज की वजह से प्रत्येक बालक की आवश्यकता अलग अलग है और ये स्कूल की जिम्मेदारी होती है कि वह इस इंडिविजुअल डिफरेंसेज को कैटर करने के लिए अपने स्तर पर व्यवस्था करे। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वे छात्र जिन्हें डैश है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो पढ़ करके अर्थ समझने में बच्चे को दिक्कत आ रही है, इसे डिस्लेक्सिया बोला जाता है और हिंदी में इसे पठन वैफल्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, पठन वैफल्य इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, जो बच्चे हैं वो सुविधाहीन हैं, हो सकता है कि आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हों, यानी बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से आ रहे हों जहां पर उनको सुविधाएं ना मिली हों। और वंचित समूह की बात की जा रही है, वंचित सामाजिक तौर पर भी हो सकता है, जैसे कि जो एक तरीके से हो सकता है कि समाज में जो वर्ण व्यवस्था है, समाज में जो जाति प्रथा है, उसको लेकर के बहुत निम्न जाति से बच्चा जुड़ा हुआ हो और सामाजिक एक तरीके से अभी तक वो अलगाव रहा हो, वंचित समूह से जुड़ा हुआ हो, तो इसको संबोधित करने की बात की जा रही है कि एज ए टीचर आप क्या करेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है, सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। मानकीकृत पाठ्यक्रम हमेशा निगेटिव सेंस में होता है। आपको लग रहा होगा कि स्टैंडर्ड करिकुलम की बात की जा रही है तो ये तो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नहीं, ये निगेटिव होता है मानकीकृत पाठ्यक्रम। कैसे? देखिए, यहां पर बच्चा सुविधा वंचित था, हो सकता है कि प्रारंभिक शिक्षा उसे अभी तक सही से ना मिली हो। मान लीजिए कक्षा 3 में कोई बालक आया होगा, जैसे सरकारी स्कूलों में जो एडमिशन होता है वो उसकी आयु के हिसाब से होता है। मान लीजिए अब कोई बालक 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। अब मान लीजिए कोई बच्चा 15 साल का हो चुका है तो उसे आयु के हिसाब से एडमिशन नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि आरटी एक्ट 2009 जो है उसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि बच्चे का जो एडमिशन होगा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत वो उसकी आयु के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि 15 साल का बच्चा है तो उसको आप प्राइमरी में डाल देंगे, कहने का मतलब कि कक्षा 1 में डाल देंगे, नहीं डाल पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है आरटी एक्ट के अनुसार। ठीक है, तो ये कहना कि सबके लिए एक स्टैंडर्ड करिकुलम होना चाहिए, निगेटिव सेंस में कहने का मतलब कि देखिए, सुविधा वंचित बालक है, मान लीजिए अभी तक वो कक्षा 3 में डायरेक्टली आया एज की वजह से, और कक्षा 1 और 2 कक्षा 2 की पढ़ाई उसने नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है अगर आप स्टैंडर्ड करिकुलम रखेंगे तो पूरी कक्षा को कक्षा 3 के सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे होंगे। लेकिन वहाँ उस बच्चे की जरूरत यह है कि चूंकि वो कक्षा 1 और कक्षा 2 नहीं पढ़ा है, इसलिए बेसिक से उसको बताने की जरूरत है। तो अगर स्टैंडर्ड करिकुलम रहेगा तो उस बच्चे को काफ़ी समस्या आएगी। तो लचीलापन होना चाहिए ताकि कम से कम वो बच्चा जो सुविधा वंचित है, जो कक्षा 1 और 2 पढ़ करके नहीं आया है, उसे भी कक्षा में समझ में आए। इसके लिए जरूरी यह है कि जो पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव किया जाए उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए, ताकि वो अन्य बच्चों के साथ घुल मिल पाए और उस चीज़ों को समझ पाए। तो मानकीकृत नहीं होना चाहिए बल्कि लचीला होना चाहिए। यह विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, इन छात्रों को एक अलग संकाय ही में पढ़ाना चाहिए। देखिए, एक तो बच्चा पहले ही हीन भावना का शिकार है कि वो सुविधा वंचित था या फिर समाज से एक तरीके से मतलब समाज में स्वीकृत नहीं था, इस टाइप की चीज़ें थी। तो एक तो बच्चा पहले ही अलगाव महसूस कर रहा है। अब बालक को अगर आप विद्यालय की कक्षा में उस माहौल में ढालने में सक्षम नहीं हो पा रहे तो निश्चित तौर पर बच्चा और हीन भावना का शिकार हो जाएगा। क्योंकि देखिए, बच्चे जब तक परिवेश का हिस्सा अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और ना ही इंटरेस्ट की वजह से उनमें मोटिवेशन जनरेट होगा। क्योंकि इंटरेस्ट जब तक नहीं लेंगे तब तक इंटरनल मोटिवेशन जनरेट नहीं होगा, तब तक आप कितना भी प्रयास कर लीजिए बच्चे सीखने के लिए तत्पर नहीं होंगे। तो ये कहना कि आप अलग संकाय बना दीजिए, ये बिल्कुल ही निगेटिव है। क्यों? क्योंकि पहले से ही बच्चा सुविधा वंचित है, अब उसको और ज़्यादा आप टॉर्चर नहीं कर सकते अलग ग्रुप बना करके। ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए, छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करके। देखिए, किसी की इंडिविजुअल अगर कोई कमी है तो ऐसा थोड़ी है कि आप माइक लगा करके पूरे स्कूल में उसको अनाउंस करेंगे कि इसकी ये कमजोरी है, नहीं, बल्कि बच्चे को उसको प्रतिपुष्टि देंगे कि आप में ये कमी है और आप इस तरीके से सुधार कर सकते हैं। इससे होगा क्या, अगर पूरी कक्षा पूरे विद्यालय के सामने अगर आप उसकी कमियों को उजागर करेंगे तो वो अपने आप में शर्म महसूस करने लगेगा धीरे धीरे, और वो संकोच करने लगेगा आपसे कुछ भी प्रश्न पूछने के संदर्भ में। तो इससे जो उसका अधिगम का स्तर होता है वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगा और वो कम सीखेगा। तो ये निगेटिव सेंस में हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि जब बच्चे को ये फील होगा कि ये इन्वायरमेंट मेरे लिए ही है और मैं इसका एक पार्ट हूँ, सहज भाव वो महसूस करेगा, तब वो चीज़ों को सीखने में सहजता महसूस करेगा और आसानी से सीख पाएगा जब अपनेपन की भावना होगी। ठीक है, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, विविध आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं कराने चाहिए। तो निगेटिव सेंस में पूछा गया है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है सामग्री का प्रस्तुतिकरण। अब देखिए, जितने भी
नए नए तरीकों से आप रिप्रेजेंट करेंगे डेटा को, बच्चे उसको समझने में सक्षम होंगे। जैसे कि कोई देख नहीं सकता है तो जाहिर सी बात है उसके कंटेंट, उसके सामग्री के प्रस्तुतिकरण के लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता होगी। कोई सुन नहीं सकता है तो जाहिर सी बात है उसके लिए वीडियो क्लिप्स की आवश्यकता होगी या फिर विजुअल इफेक्ट्स की आवश्यकता होगी जिसको देख करके बच्चा समझ पाए। तो ये क्या है, सामग्री का प्रस्तुतिकरण है अलग अलग तरीकों से। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव सेंस में आपसे पूछा गया था। दूसरे की बात करें, संचार और अभिव्यक्त। संचार मतलब कि कम्युनिकेट करना। अब कम्युनिकेट करने का मतलब वर्बल भी होता है और नॉन वर्बल भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कक्षा में आप किसी बच्चे को कुछ बोलने जा रहे हैं, डांट रहे हैं, तो बोलकर भी उसको डांटा जा सकता है या फिर आंखें दिखा करके भौं चढ़ा करके भी उसको बताया जा सकता है कि टीचर यहाँ पर गुस्से में है, और वो डांटने के सेंस में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव सेंस में है। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चा जो सुन नहीं सकता, आप उसको बोल करके थोड़ी डांट पाएंगे। जाहिर सी बात है आप अपनी भाव भंगिमा से ही बताने की कोशिश करेंगे कि आप गुस्सा हैं या फिर जो चीज़ें बच्चा कर रहा है वो गलत है, और उसके हिसाब से टीचर यहाँ पर अपनी असहमति दर्ज करा रहा है या फिर गुस्सा है, इस टाइप के सेंस में। तो ये संचार नॉन वर्बल और वर्बल दोनों हो सकता है। इसके माध्यम से सभी बच्चों को चीज़ें समझाई जा सकती हैं, चाहे वो सुन पा रहा है चाहे ना सुन पा रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंस में था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस वाला हमारा उत्तर होना चाहिए। तीसरा दिया गया सूचना के दृष्टिकोण। सूचना के दृष्टिकोण का मतलब कि अलग अलग तरीकों से सूचना को प्रेषित करने की बात की जा रही है, चाहे आप दिखा करके, चाहे बोल करके, चाहे अन्य किसी माध्यम से करने की बात की जा रही है। तो सबकी विविध आवश्यकताओं वाले बालक को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। इस वजह से ये भी पॉजिटिव सेंस में हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। अब पहले से आप रूढ़िबद्ध हो चुके हैं, एक अवधारणा जो समाज में चली आ रही है उसी को रूढ़िबद्धता कहा जाता है, जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता है। तो अगर आप उस रूढ़िबद्धता पर विचार करते हुए उसी के अनुसार चलेंगे तो निश्चित तौर पर जो विविध आवश्यकता वाले बालक हैं उनको समस्याएं होंगी। जैसे कि आप ये मान करके चलिए कक्षा में कि हम तो इसी नियम से पढ़ाएंगे, चाहे बच्चे समझे या ना समझे। तो सबकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से सबकी आवश्यकता अलग थी, आपने सबको इग्नोर कर दिया, इस वजह से बच्चे नहीं सीख पाएंगे। ये विकल्प चूंकि निगेटिव था और निगेटिव ही प्रश्न में आपसे पूछा गया, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। देखिए अभी हाल ही में एनसीटी ने एक नोटिफिकेशन निकाल करके ये घोषणा की है कि जो दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए जो स्पेशल एजुकेशन में बीएड या फिर डीएलएड कोर्स चलाया जाता था, वो अब सामान्य छात्रों को पढ़ाने वाले प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में भी सम्मिलित हो पाएंगे। कहने का मतलब कि पहले ये अलग कोर्स होता था स्पेशल एजुकेशन के संदर्भ में, और अब इसको इक्विवेलेंट मान लिया गया है जो नॉर्मल बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है बीएड और डीएलएड में। तो इसी को ध्यान में रख करके अगर आप उत्तर देंगे तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। यानी कि पहला देखिए दिया गया है उपयुक्त इमारती ढांचा। बिल्कुल सही बात है, जो दिव्यांग छात्र हैं जाहिर सी बात है उनको विद्यालय में जाने के लिए अगर पहले फ्लोर पर जाना है तो कुछ ऐसा स्लोप वाला सीढ़ी होना चाहिए जिस पर उनका जो व्हील चेयर है वो आसानी से चढ़ सके। तो यही तो बोला जा रहा है उपयुक्त इमारती ढांचा, यानी कि जैसी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से इमारत होना चाहिए। ये विकल्प पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस वाला हमारा उत्तर होना चाहिए। इसके बाद से दूसरा देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा। ये बात तो समावेशी कक्षा भी कहता है कि बच्चा दिव्यांग बालक है या फिर शारीरिक रूप से कोई अक्षमता है, इसके अलावा अगर कोई अधिगम विकार है या फिर प्रतिभाशाली है या फिर कोई भी बालक है, सामान्य हो या फिर कोई भी बालक, सबके लिए एक ही शिक्षा होनी चाहिए, एक ही छत के नीचे होनी चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4 की, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। ये बात बिल्कुल सही है, जो जिसके लिए टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि जो बालक सुन नहीं सकता, जाहिर सी बात है उसके लिए विजुअल इफेक्ट्स दिखाने की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए प्रोजेक्टर या फिर इस प्रकार की चीज़ें लगाई जा सकती हैं। यही तो कहा जा रहा है कि तकनीकी सुविधाएं, टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं, जो सुविधाएं होती हैं, उसको देने की बात की जा रही है जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार। तो ये भी पॉजिटिव हो गया, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अनिवार्य विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा मतलब कि जैसे मैं पहले बोला था कि पहले बीएड और डीएलएड में एक अलग से कोर्स चलता था, अभी भी खैर चलता है स्पेशल एजुकेशन के नाम से। यानी कि ये बीएड और डीएलएड का ऐसा कोर्स है जिसमें ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है जो कि शारीरिक रूप से अक्षम है, दिव्यांग हो सकते हैं, कोई चल नहीं सकता है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, इस प्रकार के बालकों को लिए। लेकिन अब समावेशी कक्षा के कॉन्सेप्ट आने के बाद से सभी बालकों को, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे किसी भी अक्षमता से क्यों ना जूझ रहे हो, नॉर्मल बच्चों के साथ एक ही कक्षा में पढ़ाने की बात की जाती है। इस वजह से अब ये अनिवार्य विशेष शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जोर नहीं दिया गया है, और यही प्रश्न में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बच्चे किस तरीके से सीखते हैं। पहला दिया गया है पढ़ करके, बिल्कुल सही बात है।
आप बच्चों के प्राथमिक विद्यालयों में गए होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे जो दीवार होते हैं उस पर भी चीज़ें प्रिंट की गई रहती हैं, लिखी गई रहती हैं। तो वो चित्रों को देख करके, वो पढ़ करके, वो अल्फ़ाबेट को पढ़ करके भी सीखते हैं। ठीक है, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, सुन करके, जाहिर सी बात है सुनकर ही उन्होंने भाषा को अर्जित किया है, यानी कि सीखा है। और इसी सुनने के माध्यम से, क्योंकि भाषा के 4 कौशल में सुनना भी शामिल है और सुनने के माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं, ये भी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरा देखिए, देख करके, अवलोकन करना, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है। बच्चे अवलोकन करके चीज़ों को संज्ञानात्मक तौर पर समझ पाते हैं, ये भी हमारा सही है। चौथा देखिए, क्रिया करके, ये तो बिल्कुल ही पॉजिटिव है। अन्वेषण करना, खोज करना, गतिशील होना, सक्रिय होना, ये सब कुछ क्रिया करने के अंतर्गत ही आता है, तो ये हमारा बिल्कुल पॉजिटिव है, यानी चारों विकल्प इसके सही है। विकल्प नंबर 4 देखिए, 1, 2, 3, 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहां पर एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा तर्क दिया गया है, यानी उसका रीजन दिया गया है, और दोनों को पढ़ करके आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो पहले स्टेटमेंट की बात करेंगे। कहा जा रहा है, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करने की बात की जा रही है। अब नियंत्रण यहाँ पर निगेटिव सेंस में नहीं है। नियंत्रण कहने का मतलब कि देखिए, पहले क्या होता था कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा के दौरान क्या होता था कि शिक्षा के केंद्र में होता था और वो बच्चों को सिखाने के लिए वो कंट्रोल करता था बच्चों को। लेकिन आज अन्वेषण और खोज के माध्यम से बच्चे खुद कंट्रोल करते हैं अपने सीखने को, यानी खुद गतिशील होकर के सीख रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है ना। यहाँ पर जो नियंत्रण है ये पॉजिटिव सेंस में, यानी कि जो सीखने का काम है, जो सक्रिय होने का काम है, वो ज़्यादा बच्चों पर निर्भर है। बच्चे खुद एक्टिव होकर के चीज़ों को सीख रहे हैं, यानी कंट्रोल कर रहे हैं अपने सीखने को। ये तो पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर होगा। और जो रीजन दिया गया है आप देखिए, अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय में लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत ये बात करते हैं कि बच्चों को रुचि के अनुसार ही पढ़ाना है। तो यही तो बोला जा रहा है कि क्या सीखना है जिसमें बच्चे रुचि ले रहे हैं, और कैसे सीखना है यानी बच्चे जिसमें सहज होंगे। तो ये विकल्प भी पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट है उसकी सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो हो। चौथे विकल्प से बात करेंगे। चौथा दिया गया है अर्थहीन हो। अब विकल्प ही कह रहा है कि वो उसका कोई अर्थ ही नहीं है, सेंस ही नहीं है, तो क्या इस प्रकार के विकल्प आप चुनेंगे? क्योंकि प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया और ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। बात करेंगे तीसरे की, अत्यंत जटिल हो। देखिए, सरल से जटिल की ओर ले जाना चाहिए पहले ही। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को जटिल चीज़ें बताने लगेंगे, तो ये हमारा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बच्चों की मानसिक स्तर के हिसाब से तो बताएंगे। अब प्राइमरी का बच्चा है, उसको पीजी लेवल का कॉन्टेंट थोड़ी पढ़ाने जाएंगे। जो बच्चों के मानसिक स्तर में जिसमें बच्चे सहज होंगे उसी के माध्यम से तो बताया जाएगा। ये जटिल हमारा नेगेटिव था। पहला देखिए, अस्पष्ट हो। अब जो इंस्ट्रक्शन बच्चों को दिया जा रहा है, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, वो जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक बच्चे उस कंटेंट को समझ कहाँ पाएंगे। तो ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो किसको बढ़ावा देता हो, आपसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है निराशा, ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है, आपको सोचना ही ये नहीं है। दूसरा दिया गया है अभिसारी उत्तर। अभिसारी उत्तर कहने का मतलब कि रटने वाले जैसे प्रश्न होते हैं, जिस पर जैसे कक्षा में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों का उत्तर एक ही आएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि भारत की राजधानी क्या है, तो सभी बच्चों का जवाब एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ सोच विचार करना ही नहीं है, तो इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, मात्र रटना, याद करना, स्मरण करना, ये हमेशा निगेटिव होता है एनसीएफ के द्वारा। ये सभी चीज़ों को गलत वे में निगेटिव मानी गई हैं, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अपसारी सोच। अपसारी सोच कहने का मतलब क्या होता है कि देखिए, अपसारी मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है, यानी सृजनात्मकता की बात की जा रही है। बच्चे मौलिक तरीके से अपने नए नए विचार प्रस्तुत कर रहे होंगे और इसी को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। देखिए, यहाँ पर सृजनात्मकता को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है अपसारी और अभिसारी में। अप का मतलब क्या होता है? ऊपर। मान लीजिए ये प्रॉब्लम है तो इसका ऊपर की तरफ, यानी इसके ऊपर चारों तरफ अगर आप सोचेंगे तो ये अपसारी चिंतन है, यानी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अलग अलग विधियों की बारे में बात की जा रही है। तो इसमें बच्चों को बढ़ावा देने के लिए गतिविधि और रूपरेखा तैयार करनी चाहिए शिक्षक को। ऑप्शन नंबर 3 अपसारी चिंतन बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे मौलिकता आएगी और इससे सृजनात्मकता आएगी बच्चे में। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक कौन सी गतिविधि है? तो समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना सामाजिक गतिविधि है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर फिर से स्टेटमेंट और तर्क वाला कारण वाला प्रश्न आ गया है। आप स्टेटमेंट देखिए, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। किस प्रकार से प्रॉब्लम को हैंडल करना है, ये
बच्चों में कौशल विकसित करना चाहिए टीचर के माध्यम से, तो ये विकल्प पॉजिटिव था, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, जो कारण है वो बताया गया, समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं। समालोचनात्मक चिंतन मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है, तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। और चूंकि पहले की व्याख्या करता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बच्चों के बीच भ्रांतियों को क्या करना महत्वपूर्ण है। भ्रांति मतलब कि भ्रम की स्थिति की बात की जा रही है। पहला कहा जा रहा है कि निर्मित करना, आप बच्चों में भ्रम थोड़ी निर्मित करते हैं, भ्रम थोड़ी पैदा करेंगे, तो ये तो निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अनदेखा करना। अब मान लीजिए किसी कॉन्सेप्ट में बच्चों को भ्रम हो गया है, तो गलत कॉन्सेप्ट सीख लिया है, तो क्या आप उसको अनदेखा कर देंगे? नहीं, बल्कि उसको विश्लेषण करके उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारा ये चीज़, तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट गलत है और इसको इस प्रकार से आपको हैंडल करना है। ये एज ए टीचर आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, आप अनदेखा नहीं करेंगे, विकल्प गलत है, नेगेटिव था। चौथा देखिए, प्रचारित करना। अब मान लीजिए किसी को कॉन्सेप्ट गलती हो गया, तो क्या आप पूरे विद्यालय में उसका प्रचार करेंगे कि अरे देखो वो बालक ये गलत कॉन्सेप्ट बना लिया है, वो बालक को भ्रम हो गया है, ऐसा थोड़ी प्रचार करेंगे। ये विकल्प नेगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2, पहचानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई बच्चा गलत कॉन्सेप्ट बना लिया है, तो ये एज ए टीचर आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको विश्लेषण करके पता लगाइए, कि पहचानिए कि आखिर इसने गलत कॉन्सेप्ट क्यों बनाया। क्या आपके पढ़ाने की विधियों में तो कहीं कमी नहीं है? अगर ज़्यादा बच्चों में इस प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो जाहिर सी बात है आपने जो विधि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया है, उससे बच्चे सहज महसूस नहीं कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब आपको जरूरत है कि इन भ्रांतियों को पहचान करके अपने विधि में, शिक्षण विधि में बदलाव किया जाए। तो ऑप्शन नंबर 2, पहचानना महत्वपूर्ण होता है, विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया, छात्रों में भय का भाव, यानी कि जब बच्चे कक्षा में भयभीत होते हैं तो क्या होता है। पहला दिया गया है, अधिगम में काफ़ी सुधार करता है। ये तो विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव है, क्योंकि जो संवेग होते हैं वो शिक्षा को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं, और इसीलिए एज ए टीचर आपको संवेगात्मक विकास का सिद्धांत भी पढ़ाया जाता है। यानी कि बच्चे अगर खुशी की मुद्रा में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है वो पूरी सेटिस्फाइड है और पूरा अपना ध्यान अपने अधिगम पर लगा रहे होंगे। लेकिन जब बच्चा डरा हुआ है, या फिर सहमा हुआ है, या फिर किसी और चीज़ में व्यस्त है, तो इसमें क्या होता है कि वो पूरा अपना फोकस अधिगम पर नहीं कर पाता है, इससे उसका अधिगम पूरी तरीके से प्रभावित होता है। अब चूंकि बच्चा डरा हुआ है, तो वो पूरा फोकस ही नहीं कर पा रहा है पढ़ाई पर, तो उसका अधिगम क्या होगा, प्रभावित होगा। और ये कहा जा रहा है, पहला विकल्प कह रहा है कि अधिगम में काफ़ी सुधार होता है, ये तो बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ये विकल्प निगेटिव है। जब आप खुश रहते हैं तो चीज़ों को जल्दी सीखते हैं, और जब दुखी रहते हैं या फिर डरे हुए रहते हैं तो चीज़ों को कम समझ पाते हैं। ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि कह रहा है कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा देखिए, अधिगम के लिए आवश्यक है। क्या डर अधिगम के लिए आवश्यक है? नहीं आवश्यक है। पहले क्या होता था कि टीचर बच्चों को मारते पीटते थे, लेकिन आज के शिक्षा के दौर में मारना पीटना बिल्कुल निषेध कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बच्चों में डर उत्पन्न होता था उस मार की वजह से। तो इस वजह से अब टीचर किसी को शारीरिक रूप से दंड नहीं दे सकता, ताकि उस डर को खत्म किया जा सके, और इसीलिए मारपीट जैसी गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है, विकल्प कह रहा है कि अधिगम के लिए ये आवश्यक है, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अधिगम के लिए हानिकारक है। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे डरे हुए हैं तो शिक्षा पर पूरा ध्यान नहीं केंद्रित कर पाएंगे, इस वजह से ये हानिकारक होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने के लिए सीखने हेतु प्रेरित करेगा। देखिए, महारत मतलब कि मास्टरी, एक तरीके से अपने अंदर स्किल डेवलप करने की बात की जा रही है। और सीखने के लिए बच्चा प्रेरित कब होगा? जब इंटरनली मोटिवेटेड होगा, यानी किसी बाहरी मोटिवेशन के दबाव में नहीं, या फिर बाहरी मोटिवेशन के लालच में नहीं, बल्कि अपने अंदर से उसको सीखने की जब भावना आएगी, तब उसका जो स्किल डेवलपमेंट होगा वो सीखने के लिए वो प्रेरित होगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। चौथे विकल्प से हम लोग शुरुआत करेंगे। दिया गया है सत्ता की चाह। सत्ता की चाह मतलब कि सत्ता यहाँ पर क्या है? एक्सटर्नल मोटिवेशन है। आप सत्ता को पा जाएंगे, उसके बाद से स्किल डेवलपमेंट आपके अंदर खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप स्किल डेवलप इसीलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको सत्ता की लालच है। अगर वो सत्ता आपको मिल गई, उसके बाद से आप स्किल डेवलप करना बंद कर देंगे। तो ये विकल्प निगेटिव था, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन की वजह से बच्चे कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इस वजह से यह विकल्प निगेटिव है। तीसरा विकल्प देखिए, धन की चाह। यहाँ पर एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है? धन है। अब मान लीजिए कभी ना कभी तो एक ऐसा समय आएगा जब बच्चे का ये सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा कि अब उसे लगने अरे यार मैंने तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, अब क्या जरूरत है कि मुझे कि स्किल डेवलप करने की। आज देखेंगे कि जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, या फिर भारत के जो सबसे अमीर आदमी है, वो उनके पास इतना पैसा है कि उनके 7 पुश्तें भी बैठ करके खा सकती हैं। बावजूद इसके वो अपने स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, लगातार नई नई प्रोजेक्ट्स पर कार्य कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सीखने के लिए प्रेरित है, इंटरनली मोटिवेटेड है, ना कि धन के लालच में। धन कभी ना कभी एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा कि ये लालच आपका खत्म हो सकता है।
ठीक है, इस वजह से ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, प्रसिद्धि की चाह। प्रसिद्धि जब आपको मिल जाएगी तो फिर सीखने के लिए आप प्रेरित नहीं होंगे, इस वजह से ये भी हमारा निगेटिव हो गया, क्योंकि ये एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करेगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1, देखिए योग्यता की चाह। अब जब योग्यता की चाह होगी यानी आप खुद से इंटरनली मोटिवेटेड हैं, और ये इंटरनल मोटिवेशन आपको जीवन पर्यंत सीखने के लिए प्रेरित करेगा और स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको प्रेरित करेगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव था और यही हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है, छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ग्रुप में बच्चों को कार्य कराना चाहिए ताकि बच्चे इंटरेक्शन करें, अंतःक्रिया करें और एक दूसरे का सहयोग करें। और विकल्प क्या कह रहा है कि हतोत्साहित करने के लिए कि बच्चे एक दूसरे का सहयोग ना करें। यह विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा 2 सेंस में होता है, एक पॉजिटिव सेंस में, एक और निगेटिव सेंस में। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा देखिए, कक्षा में समावेशी कक्षा की आज हम लोग बात करते हैं, जिसमें प्रतिभाशाली बालक भी है और बहुत कमजोर बालक भी है। जब उन दोनों के बीच में आप कॉम्पिटिशन कराएंगे परीक्षा के बेस पर, नंबर के बेस पर, तो जाहिर सी बात है जो प्रतिभाशाली बालक है वो ज़्यादा नंबर पाएगा और जो कम प्रतिभाशाली है वो कम नंबर पाएगा। तो जब उन दोनों के बीच में आप क्लास में कंपैरिजन कर रहे होंगे, प्रतिस्पर्धा कर रहे होंगे, तो बच्चे हीन भावना का शिकार हो जाएंगे कि एक तो पहले से वो सीख नहीं पा रहा है, ऊपर से आप कंपैरिजन कर रहे हैं पूरी कक्षा में, वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करेगा। इस वजह से ये निगेटिव सेंस में था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए। रटना, याद करना, स्मरण करना, ये सभी चीज़ें हमेशा निगेटिव सेंस में होती है। एनसीएफ 2005 इसको निषेध करता है। रटना शब्द आपको दिख गया, आगे आपको विचार ही नहीं करना, ये गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4, संप्रत्ययों की समझ को महत्व देना चाहिए। समझ मतलब कि संज्ञानात्मक समझ की बात की जा रही है, यानी कि बच्चा कॉन्सेप्ट समझा है या नहीं, अन्वेषण करके या फिर किसी भी माध्यम से, खेल के माध्यम से। एज ए टीचर आपकी ये जिम्मेदारी है कि बच्चा कॉन्सेप्ट को समझ पाए, ठीक है। तो समझने पर जोर देना चाहिए, ना कि रटने पर जोर देना चाहिए। ये विकल्प सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और यही हमारा सही जवाब होगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट दिसंबर 2021 के 2300 शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट 2022 के लिए सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।